दोस्तों, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में किसी से प्यार होना या किसी से प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर इस समाज में ऐसे बहुत से किस्से आपने सुने होंगे कि हाँ, उस फलाने व्यक्ति का किसी अन्य महिला से या किसी महिला का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध हो गया है। लेकिन कई बार जब इन प्रेम संबंधों के चलते जब बेहद ही खतरनाक घटनाक्रम सामने आते हैं तो हर कोई व्यक्ति चौंक जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर इतना भयंकर परिणाम क्यों सामने आया। जब इन लोगों को आपस में प्यार ही करना था तो फिर उनको ऐसे गंदे और गलत घटनाक्रम को अंजाम देने का मौका ही कैसे मिल गया। दोस्तों, आज के किस्से में हम लोग लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जो कि बेहद सच्ची घटना है और यहाँ पर एक शादीशुदा जिंदगी को एक प्रेम का संबंध किस प्रकार से उजाड़ देता है, जिसके बारे में जानकर आप लोग भी बिल्कुल हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, यह परिवार होता है संजय का, जो कि एक नामी गिरामी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करते हैं, जिनकी उम्र करीब 30 साल है और उनके परिवार में उनकी बेहद खूबसूरत पत्नी विनीता और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 8 साल और 5 साल है। 2 बच्चे और पति पत्नी दोनों बड़े खुशनुमा जिंदगी जी रहे होते हैं और हरियाणा के प्रसिद्ध जिले पलवल जिले की ये घटना है। दोस्तों, पलवल जिले में रहकर जो संजय है वह काम किया करता है फरीदाबाद की उस नामी गिरामी कंपनी में। सुबह घर से जाना, विनीता बड़ा खूबसूरत टिफिन पैक करके उनको देती और वो अपना टिफिन लेकर अपनी कंपनी जाते और दिन भर उनका जैसे भी कार्य होता उस कार्य को करने के बाद जब वो घर आते तो उनकी पत्नी विनीता बहुत ही अच्छे ढंग से उनका स्वागत करती, उनको पानी ला कर देती और बड़े ही प्यार से हालचाल पूछती कि आज तुम्हारा दिन कैसा बीता। तो दोस्तों, संजय भी अपनी पत्नी विनीता को अपनी बाहों में भर लेती और उनसे ढेर सारी बातें करते हुए अपना पूरा हालचाल बता दे और इसी प्रकार से उन दोनों की यानी कि उन 2 बच्चों और पति पत्नी की जिंदगी खूबसूरत तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, उस परिवार के इस खुशी के बीच में ना जाने किसकी बुरी नज़र लग जाती है और दोस्तों फिर यहाँ पर एक ऐसा खतरनाक काम होता है, एक खतरनाक घटनाक्रम आगे आता है जिसको जानकर आप लोग बेहद ही हैरान रह जाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था संजय के बारे में, जो कि फरीदाबाद की एक नामी गिरामी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करते हैं। उनकी अच्छी खासी तनख्वाह भी थी और उनके घर में उनकी बड़ी खूबसूरत पत्नी जिनका नाम विनीता और 2 बच्चे जिनकी उम्र करीब 8 साल और 5 साल है। यह छोटा सा परिवार बेहद ही खुशनुमा तरीके से अपने घर में रह रहा होता है। दोस्तों, जो संजय होता है वो पड़ोसी एक गांव का रहने वाला है, लेकिन अपनी नौकरी के चलते वह अब पलवल में अपना एक मकान खरीद लेता है और फिर वहां पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जी रहा होता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस परिवार की इस हंसती खेलती जिंदगी को अचानक से एक बुरी नज़र लग जाती है। यह बुरी नज़र बेहद ही खतरनाक होती है। दोस्तों, एक दिन संजय जब अपनी कंपनी से लौटकर आते हैं अपने घर पर तो वो पाते हैं कि उनकी पत्नी भुजी भुजी सी बैठी हुई है और उसने उसी गर्मजोशी से उसका कोई स्वागत नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है उस विनीता के साथ? संजय बड़े ही तरीके से ढंग से उनसे पूछता है तो विनीता अपने आप को उसके सीने से लगाकर बहुत करुण आवाज़ में रोने लगती है, बिलखने लगती है और वह कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। उसके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं और दोनों बच्चे और वो माता पिता दोनों यानी कि चारों लिपट कर रो रहे होते हैं। आखिर उनके बीच में क्या हुआ है, यहाँ कोई बात तो सामने नहीं आ रही होती है, लेकिन
जो संजय हैं वो अपनी पत्नी विनीता को लेकर अपने बेडरूम में चले जाते हैं। दोनों बच्चे जो कि स्कूल से ही आए थे वो अपने होमवर्क करने में बिजी हो जाते हैं। और दोस्तों इसी बीच अब विनीता अपने बेडरूम से बाहर आती हैं और फिर अपने पति संजय के लिए चाय बनाकर लाती हैं। दोस्तों यहाँ संजय बार बार अपनी पत्नी विनीता से पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है, आज तुम ऐसे परेशान और बिल्कुल बुझी हुई सी क्यों बैठी हुई हो। लेकिन दोस्तों यहाँ विनीता कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों इसी प्रकार से अब विनीता का जो चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है और वह उसी मुरझाए हुए चेहरे को लेकर करीब 6 दिन बिता देती है। दोस्तों जब संजय का सब्र का बांध टूट जाता है तो एक दिन वह अपने घर में अपनी पत्नी विनीता से झगड़ा कर बैठता है और ये झगड़ा इतना खतरनाक बन जाता है कि अब वो दोनों एक दूसरे को गलत गलत अपशब्द बोलने लगते हैं और इन्हीं अपशब्दों के चलते उनके दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह से सहम जाते हैं और वो सोच रहे हैं कि उनके हंसते खिलते परिवार में ऐसा माहौल कैसे तब्दील हो गया है। अब जो संजय हैं वो अपनी पत्नी विनीता से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, यानी कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं और उनके इस प्रकार से गुमसुम रहने के कारण अब उनके बच्चे भी उनके चेहरों की तरफ देखते हैं। ना तो उनके चेहरे पे कोई हंसी आती है, ना ही वो किसी प्रकार की मांग करते हैं। पता नहीं कैसे उनका हंसता खेलता परिवार बिल्कुल गुमसुम तरीके से रह रहा होता है। एक दिन संजय जब अपनी कंपनी से लौट कर आते हैं वो अपने घर में सोने चले जाते हैं और बस वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। फिर अगली सुबह कंपनी से करीब 11 बजे फ़ोन आता है विनीता के पास और विनीता का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ होता है, यानी कि ना तो संजय का फ़ोन नंबर मिल रहा है ना ही उनकी पत्नी विनीता का कोई भी नंबर मिल रहा है। अब कंपनी के लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो संजय आज ड्यूटी पर नहीं आए हैं और विनीता भी फ़ोन नहीं उठा रही हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है। ऐसा होते होते करीब 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उनकी कंपनी में काम करने वाला संजय का दोस्त जिनका नाम रोहन है, रोहन अरोड़ा नाम का ये लड़का अपने दोस्त संजय को ढूंढते ढूंढते पलवल आ पहुंचता है और संजय का परिवार जिस घर में रहता है उनका दोस्त रोहन उसी घर में पहुंचता है और वहां पर वह अपने दोस्त को आवाज लगा रहा होता है। रोहन देखता है कि संजय के घर का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद है, उसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन अंदर किचन की जो लाइट है वो जल रही हैं। दोस्तों यहाँ पर रोहन उम्मीद नहीं खोता है और वह दरवाजे को खटखटाता रहता है और तेज तेज आवाज लगाता है कि संजय यदि तुम घर में मौजूद हो तो तुम आवाज दो, क्या हुआ है, कैसे, भाभी भी नहीं है यहाँ पर। रोहन के बार बार दरवाजे खटखटाने के बावजूद भी रोहन को कोई आवाज नहीं सुनती है। तो यहाँ पर रोहन को काफी ज्यादा शक नजर आता है और वह अब इसी शक की दृष्टि में पुलिस के पास फोन कर देता है। रोहन अब पुलिस को वहां पर बुला लेता है और पुलिस की मदद से उस घर के ताले को तोड़ने की कहता है, क्योंकि अंदर किचन की जो लाइट है वो जली हुई होती है। तो यहाँ पर रोहन कहता है कि यदि ये लोग कहीं बाहर घूमने जाते तो ये लोग घर की सभी लाइटों को बंद करके जाते, आखिर किचन की लाइट क्यों जली हुई है। दोस्तों पुलिस अब उस घर पर अपनी शक की सुई को दौड़ाती है और फिर उस घर के बाहर लगे हुए ताले को तोड़ा जाता है। ताले को तोड़ने के बाद अब उस घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। दोस्तों यहाँ जब घर के अंदर जाते हैं सभी लोग तो वो लोग जैसे ही संजय के बेडरूम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल शक पका जाते हैं कि अंदर बहुत ही अजीब तरह की स्मेल आ रही है। वह स्मेल बड़ी गंदी तरीके की है। दोस्तों वो लोग और पुलिस और रोहन जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो उस बेडरूम में पाते हैं कि वहाँ पर तो एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। दोस्तों उस व्यक्ति का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, आखिर उसके चेहरे पर क्या हुआ है। दोस्तों पुलिस की जांच में पता चला कि इनके चेहरे पर तेजाब छिड़क दिया गया है और तेजाब के छिड़कने के कारण अब इनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों रोहन ने अपने मित्र संजय को उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी की पहचान से पहचान लिया था कि यह सब अवश्य संजय का है। पुलिस अब रोहन की मौजूदगी में देखती है कि
जो संजय हैं उनके गले पर एक कड़ा सा नीला निशान भी है, जैसे कि उनकी हत्या गला घोटकर की गई हो और उनकी पहचान ना हो, इसलिए उनके चेहरे को तेजाब से जला दिया गया है। दोस्तों, पुलिस की मौजूदगी में संजय के शव को अब मोर्चरी ले जाया जाता है, जो कि सरकारी अस्पताल की पोस्टमार्टम हाउस होता है। वहां पर संजय का पोस्टमार्टम तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह होती है कि वहां पर संजय की पत्नी विनीता और उनके दोनों बच्चे मौजूद नहीं हैं। आखिर वो लोग किस जगह पर गए हैं, कहाँ गए हैं, उनके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। संजय के मित्र रोहन द्वारा बताई गई बहुत सारी बातों के अनुसार अब पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है, और यह जो मुकदमा होता है ये संजय की हत्या का तो होता है, लेकिन यह हत्या किसने करी है, उसके हत्यारे कौन है, उनके बारे में पुलिस के पास कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस यहाँ पर अज्ञात हत्यारों के बारे में मुकदमा दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस अब यहाँ संजय की पत्नी विनीता पर भी शक की दृष्टि दौड़ाती है और पूछती है रोहन से, क्या संजय के उनकी पत्नी विनीता से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था या कोई ऐसी अनबन की बात हुई थी, कहासुनी की बात हुई होगी, आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर रोहन कह रहा था कि पिछले 7-8 दिनों से जो संजय हैं वो थोड़े बुझे बुझे से रहते हैं, वो अक्सर अपने घर के कहानी बातों के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से उन्होंने अपने घर के बारे में कोई भी बातें नहीं की हैं। फिर अचानक वो कंपनी आना भी बंद हो गए। हमने 3 दिन बाद जब कंपनी से आकर ढूंढा संजय को, तो संजय अपने घर में मृत मिले। पूरी घटना को आप लोग जानते हैं और मैं आपके साथ ही हूँ। दोस्तों, अब पुलिस हर जगह ढूंढ रही होती है, खोज रही होती है, लेकिन विनीता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता चलती है, ना ही उनके बच्चों के बारे में जानकारी पता चलती है। दोस्तों, यहाँ पुलिस की खोजबीन बहुत अजीब तरीके से भी आगे बढ़ती है। पुलिस अब संजय के फ़ोन नंबरों की सीडीआर और विनीता के फ़ोन नंबरों की सीडीआर भी निकालती है, लेकिन बहुत ही चौंका देने वाली बात तो यह आती है कि उन संजय के और विनीता के फ़ोन नंबरों में एक कॉमन नंबर मिलता है। यह कॉमन नंबर होता है संजय के उसी मित्र रोहन का। आखिर रोहन से इतनी सारी बातें दोनों क्यों किया करते हैं, यानी कि विनीता भी घंटों घंटों बात किया करती है और संजय भी करीब 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा बातें किया करता है। दोस्तों, इस सभी बातों को सोचते हुए पुलिस अब उस रोहन को भी पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने बुला लेती है, लेकिन यहाँ पर रोहन तो बिल्कुल एक अलग ही कहानी बताता है। वह कहता है कि वह तो संजय का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वह कैसे अपने दोस्त की हत्या कर सकता है या उनको मार सकता है। यहाँ पर वह कुछ भी नहीं जानता है और पुलिस के सामने वह खुद मौजूद है। उसको नहीं पता कि आखिर उसके दोस्त संजय की किसने हत्या करी है, यानी कि उसको क्यों मारा है और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है कि वह पहचान में ना आए। देखिए, मैं तो तुम्हारे साथ ही मौजूद था, लेकिन दोस्तों पुलिस की सूझबूझ के कारण अब पुलिस उनको कहती है कि रोहन, आपने हमको बहुत बढ़िया बेवकूफ़ बनाने की बढ़िया कोशिश करी है, लेकिन आप इस कोशिश में असफल होते हैं। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। जिस व्यक्ति ने संजय की हत्या की है या जिस व्यक्ति ने संजय की पत्नी विनीता को गायब किया है, या फिर विनीता जिस व्यक्ति के साथ भाग गई है और उनके दोनों बच्चे भी चले गए हैं, वो व्यक्ति तुम ही हो, यानी कि उस व्यक्ति का नाम रोहन है, जो कि हमारे सामने खड़ा है। इतनी बात सुनते ही अब रोहन के होश उड़ जाते हैं। रोहन के माथे पर बहुत सारा पसीना और वह अपने पसीने पहुँचते हुए कुछ बोलने की स्थिति में होता है, लेकिन अब उसकी आवाज़ जो है वह कांप उठती है और वह अब कुछ ज़्यादा ना बोल पा रहा है। और पुलिस अब उनसे कहते हैं कि क्या रोहन, तुम अपने जुर्म को कबूल करते हो, यानी कि तुम मानते हो कि तुमने ही अपने मित्र संजय को मारा है और उनकी पत्नी विनीता को उनसे दूर कर दिया है। आखिर सच्चाई क्या है, इस बारे में हमें बताइए। दोस्तों, अब जो रोहन है, जो कि पुलिस की कस्टडी में बैठा हुआ है, वह अब सच्चाई को उगलने लगता है। वह कहता है कि करीब 2 साल पहले जब वह संजय के घर
खाना खाने के लिए उसके जन्मदिन पर गया था, उसी समय उसकी आंखें चार हो गई थी विनीता से, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत और उनके मित्र यानी कि दोस्त संजय की पत्नी थी। संजय की पत्नी से जैसे ही आंखें चार होती हैं तो यहाँ पर दोनों के फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान होता है और फिर रोहन घंटों घंटों बात किया करता है विनीता से। एक दिन विनीता रोहन को बताती है कि वह रोज रोज के दिखावे ढोंग करने से तंग आ चुकी है। वह कहाँ तक अपने आप को खुश दिखाए, लेकिन वह खुश तो है ही नहीं। वह खुश रहना चाहती है और वह तभी खुश रह सकती जब उसको रोहन का साथ मिले। वह संजय के साथ इस दिखावे को दिखाती दिखाती तंग आ गई है, इसलिए वह अब रोहन के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन इस बात के लिए संजय कभी भी राजी नहीं होगा। दोस्तों, जिस दिन संजय को विनीता घर में गुमसुम मिली थी, उस दिन संजय के लाख पूछने के बावजूद भी जो विनीता है वह अपने पति संजय को नहीं बता पाती है कि आखिर उसकी बात क्या है और वह क्या कहना चाहती है। लेकिन संजय अपने प्यार में लेकर विनीता से जब इस सच्चाई को जान लेते हैं तो उनको मन ही मन विनीता से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगती है और फिर दोनों के बीच में कहासुनी यानी कि झगड़ा भी होता है। उन दोनों के बीच में अनबन हो उठती है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जब इन बातों को बता देती है विनीता अपने प्रेमी रोहन को, तो रोहन और विनीता दोनों मिलकर फ़ोन पर ही एक ऐसे प्लान को बनाते हैं। उस रात करीब 8 बज रहे होते हैं और जब संजय अपने बेडरूम में सो चुका होता है तो उसी समय जो रोहन है वह आता है उस घर में और विनीता के साथ मिलकर वह इस खतरनाक घटनाक्रम को अंजाम देता है। एक मोटी प्लास्टिक की रस्सी का सहारा लेते हुए वह संजय के गले को घोट देता है और गले घुटने के कारण संजय की वहीं पर मौत हो जाती है, यानी कि संजय को मार दिया जाता है और संजय के चेहरे को तेजाब से जला दिया जाता है ताकि उसकी पहचान ना हो। और फिर जो रोहन है वह विनीता और विनीता के दोनों बच्चों को लेकर फरीदाबाद चला जाता है और फरीदाबाद जो उसका अपना घर होता है वहाँ पर अपने दोस्त की पत्नी विनीता, जिसको वह बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और उनके दोनों बच्चों को रख रहा होता है, जिनके बारे में पुलिस या किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, जैसे ही रोहन इस कबूलनामे को दर्ज करवाता है तो पुलिस अब उसकी दी गई निशानदेही के अनुसार अब रोहन के घर पर पहुंचती है और वहां से विनीता और उनके दोनों बच्चों को बरामद कर लाती है और अब उन लोगों को संजय के शव को सुपुर्द कर दिया जाता है। संजय के अन्य जो उनके गांव में रहने वाले जो परिजन हैं उनको भी बुला लिया जाता है और उन लोगों को संजय के शव को सुपुर्द करके पुलिस इस मामले को बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से निपटा देती है। देखा दोस्तों आपने, एक अच्छा दोस्त जिसको आप एक परम मित्र बनाकर अपने घर में बुला कर लाते हैं, वह मित्र ही आपका जानी दुश्मन बन पड़ता है। वह कितना खतरनाक कदम उठाता है, यानी कि वह अपने दोस्त की आब इज्जत, परिवार, मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है और फिर उसी के साथ दगा करता है, उसी की पत्नी को लेकर भाग जाता है और अपने मित्र की हत्या कर देता है। और इतनी खतरनाक घटनाक्रम यानी कि उसके चेहरे को तेजाब से भी जला दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे घटनाक्रमों से बचकर रहें और दोस्तों अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। दोस्तों, आज के इस घटना में सिर्फ इतना ही, और यदि आपको हमारी वीडियो और सुनाई गई ये घटना अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।